हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों की? सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया और चाइना के बीच की जो एयर पावर है, जो एयर फोर्स है, उसके बीच का एक कंपैरिजन करना चाहता हूं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जिस तरीके से वॉर के जो सिनारियो चल रही हैं और जिस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया जो है वो दो गुटों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कभी कहीं से कोई खबर आ रही है, कभी कहीं से कोई खबर आ रही है। लगभग एक महीने पहले तक जहाँ सब कुछ चीज़ें कोरोना तक ही जुड़ी हुई थी या कोरोना तक ही सीमित थी, अब वो सारी की सारी चीज़ें एकदम से कन्वर्ट होकर नई से नई और बहुत तेज़ी के साथ जो इन्फॉर्मेशंस हैं, तेज़ी के साथ खबरें आ रही हैं और उनके अंदर बच्चा जो है वो लगातार कंफ्यूज होता जा रहा है। दोस्तों, इस क्लास के पीछे मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों को यूपीएससी के लेवल के ऊपर प्रिपरेशन करवाना और किस खबर का कौन सा यूपीएससी का एक डायमेंशन है वो दिखाना। क्योंकि दो चार बच्चों ने मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट किया था कि सर यूट्यूबर बन गए एंड ऑल। देखो यार, यूट्यूबर की बात ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम ये है, इस टाइम पर कोविड-19 का जो पूरा माहौल है और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपके प्रधानमंत्री महोदय ने नवंबर तक के लिए वो जो गरीब कल्याण योजना है वो बढ़ा दी है और लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना दाल देने का वादा किया है और पूरा नवंबर तक देने का वादा किया है, नवंबर एंड तक। तो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी एक रीज़न ये है कि ऐसा लगता है कि ये जो कोरोना काल है ये थोड़ा लंबा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो बच्चे कोचिंग क्लासेस नहीं जा पा रहे उनके लिए ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही एक मेरा एफर्ट है कि ये हम IAS PCS की तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सोचने का डायमेंशन क्या हो, उसके लिए मैंने वो वीडियो बना रखी है। इसका और कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि मैं कोई YouTube से रेवेन्यू इकट्ठा कर रहा हूं। हाँ, अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है और सही बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है और उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि ऐसी सिचुएशन में बच्चों को हम ये जो क्लासेस हैं प्रोवाइड कर दें ताकि और एक डायमेंशन दे दें ताकि बच्चे की पढ़ाई का नुकसान ना हो। दूसरा, बच्चों, मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लाइव क्लासेस चालू कर रखी हैं। इन लाइव क्लासेस के अंदर आपको क्लासरूम वाली फीलिंग के हिसाब से बोर्ड पर प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा और जिस तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अटेंटिवनेस के साथ, वैसा ही मैं हमारी लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ा रहा हूँ। जिस भी बच्चे को वो क्लासेस ज्वाइन करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को नुकसान ना होने दें और क्योंकि आगे आगे कंपटीशन लगातार बढ़ने वाला है और कंपटीशन में कहीं आप पीछे ना छूट जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब की गलत सलत इन्फॉर्मेशन के अंदर ही आप उलझ कर रह जाएं और आगे ना बढ़ पाएं। तो इसीलिए आप लोगों को सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप हमारे से जुड़ें और हमारी क्लासेस को अटेंड करें। दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को चाइना की और इंडिया की जो एयर फोर्स है उसका कंपैरिजन करने के बारे में दिखाने की कोशिश की है और ये कोशिश की है कि आप लोग किस तरीके से एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि अगर कल को हमारी सरहदों के ऊपर हमारा दुश्मन आकर हमला करता है तो एयर फोर्स के मामले में हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों, सबसे पहला अगर इम्पॉर्टेंट सेक्शन है तो सबसे पहले आप ज्योग्राफी देखें या ज्योग्राफी देखने से पहले ज्योग्राफी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इंडिया और चाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के करीबी पड़ोसी हैं और ये मोटे तौर पर अगर आप बॉर्डर देखते हैं तो इस पोर्शन के अंदर एक तो आपकी ये सीमा लगती है, दूसरी ये भूटान को भी इस टाइम खतरा है क्योंकि इसके ऊपर भी सिचुएशंस आपको नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। और ऐसी सिचुएशन में यहाँ अगर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो मेरी रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश भी आपको नज़र आएगा। ऐसे में चाइना का इस पूरे तिब्बत रीजन के ऊपर डोमिनेंस है और यहीं से ये कोई भी मिलिट्री या फिर एयर फोर्स के मामले में आपके ऊपर हमला कर सकता है। जब मिलिट्री और एयर फोर्स के मामले में हमला करेगा तो चाइना का क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और हमारी एयर पावर के बीच में कितना डिफरेंस है, क्या हमारे देश के लोगों को घबराने की ज़रूरत है, मैं इस चीज़ के ऊपर आपसे डिस्कशन करने जा रहा। तो दोस्तों, यहाँ अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले एयर पावर का हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई स्टूडेंट यहाँ पर देखेगा कि एयर पावर के मामले में इंडिया के पास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स कम है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का मतलब ये होता है कि सीधा जाकर दुश्मन के इलाके में घुसकर कौन हमला कर सकता है। तो दुश्मन के इलाके के अंदर हमला करने के मामले में अगर आप देखते हैं तो इंडिया के पास 538 एयरक्राफ्ट्स हैं और चाइना के पास अप्रॉक्सीमेट 1232 एयरक्राफ्ट्स हैं। ऐसे में अगर आप क्वालिटी वाइज देखें तो आपके पास सुखोई से लेकर मिराज से लेकर मिग 29 से लेकर जगुआर से लेकर आजकल राफेल भी आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया के पास एक सीरीज ऑफ
एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी आप लोगों के पास अवेलेबल है राफेल के मामले में। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया और चाइना का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके पास J7 से लेकर J20 जैसे विमान मौजूद हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इंडिया के पास जो ट्राइड एंड टेस्टेड विमान हैं अच्छे लेवल के, वो उनका कंपैरिजन जैसे राफेल से लेकर दूसरे मामलों में उनका कंपैरिजन अगर J20 के मामले में किया जाए तो J20 एयरक्राफ्ट जो सबसे ज़्यादा फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट है उनका, तो उनको कोई वॉर एक्सपीरियंस नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनका जो अभी तक का जितना भी एक्सपीरियंस रहा है वो बिना किसी वॉर के रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इस मामले में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, या मेनली एक कंपैरिजन है कि आपको हो सकता है यहाँ पर नंबर गेम में डिफरेंस नज़र आए। ऐसे मामले में इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो सकता है, या क्या चाइनीज़ एयरक्राफ्ट सीधा आपकी कंट्री के ऊपर हमला कर सकती है और पूरा का पूरा अंदर एंटर करेगी, तो ये हमारे को देखना इस मामले में है और इसको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों को करूंगा। अब डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स का मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है, कॉम्बैट का मतलब तो जहां बचना हो गया, अटैक का मतलब बिल्कुल दुश्मन के घर में घुसकर और बम्बार्डमेंट करके उसके पुलों से लेकर मिलिट्री सप्लाई से लेकर उसके कंटोनमेंट से लेकर सबको उड़ा देना या फिर उसको बर्बाद कर देना। ऐसी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं चाइना आपसे ज़्यादा आगे निकलता हुआ नजर आता है। 172 वर्सेस 371, 172 वर्सेस 371। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो स्पेशल मिशन प्लेन्स के मामले में भी चाइना जो है वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल ही नज़र आता है। स्पेशल मिशन प्लेन्स का मतलब ये होता है टोही विमान हो गए या फिर इस तरीके से सामान सप्लाई करने वाले वो विमान हो गए और दूसरा। लेकिन यहाँ पर अगर कैरियर एयरक्राफ्ट से लेकर दूसरे एयरक्राफ्ट्स को अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया भले ही नंबर में कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी इनकी कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है और कहीं ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर भी इंडिया आपको डोमिनेट, भले ही नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स में आपको कम मिलेगा, लेकिन चाइना जो है वो कहीं ज्यादा डोमिनेट करता हुआ मिलेगा एज कंपेयर टू चाइना। अब यहां सिचुएशन बदल जाती है जब आप हेलीकॉप्टर्स के ऊपर आते हैं, और हेलीकॉप्टर्स के मामले में इंडिया जो है वो चाइना से कहीं ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में आपको नज़र आएगा। भले ही यहाँ पर नंबर जो है वो 911 और 722 हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके पास शिनुक से लेकर और दूसरे हेलीकॉप्टर्स इस तरीके के हैं जो एक लेवल से लेकर दूसरे लेवल तक बहुत अच्छे लेवल पर इनकी कैरिंग कैपेसिटी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर इनके फ्लाइंग एक्सपीरियंसेस हैं। वहीं चाइना के पास वही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसके पास एक्सपीरियंस की हमेशा कमी रही है। उसको कॉम्बैट टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो लड़ने झगड़ने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर भी आप लोगों से कंपैरिजन बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा। यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो बिल्कुल अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं और आगे बढ़कर हमला करते हैं। यहाँ शायद एक फिगर कम है, 23 की जगह ये 230 है। अब ये 230 एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर हैं आपके पास हेलीकॉप्टर्स, और ये 281 है। तो 230 वर्सेस 281 बहुत ज़्यादा बेकार नंबर नहीं है, बहुत एक कंपैरेटिव सिचुएशन में आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप मोटे तौर पर देखें तो एयरक्राफ्ट नंबर में कुछ फैक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, एयरक्राफ्ट्स के नंबर में अगर कुछ फैक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर एयर फोर्स का इस्तेमाल दोनों पावर्स करती हैं तो कहीं ना कहीं दोनों जो नंबर्स के मामले में है कम नहीं है। अब यहाँ पर सिचुएशन अगली ये आ जाती है दोस्तों, यहाँ पर अगली सिचुएशन ये आ जाती है कि असलियत में इंडिया और चाइना के बीच में अगर एयर फोर्स की लड़ाई होती है तो आपको यहाँ पर कहाँ मात खानी पड़ेगी या फिर कहाँ आप कमज़ोर होते हुए नज़र आओगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं तो ये 3 बॉर्डर आपके पास हैं, और जिस तरीके से चाइना ने भूटान के भी एक इलाके के ऊपर अपना दावा नए तरीके से ठोक दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है भूटान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी इंडिया के ऊपर आ जाए। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो इंडिया के फेवर में हैं। यहाँ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं यानी जो ज्योग्राफी है वो इंडिया के फेवर में है काफ़ी ज़्यादा। उसको अगर आप देखते हैं तो वो इस तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा कि असलियत में यहाँ पर ये इंडिया का जो मैप है, अगर आप इस बॉर्डर को ध्यान से देखें तो ये इंडिया का जो बॉर्डर इस तरीके से यहाँ पर ये मौजूद है। यहाँ से असलियत में बीच में चाइना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये तिब्बत की है। असलियत में ये तिब्बत जो है अप्रॉक्सीमेट 3000 ये 1500 से 2000 किलोमीटर के आसपास का ये इलाका है।
और यहाँ से इतनी ही दूरी पर ये बीजिंग और शंघाई जैसे शहर आपको दिखाई देंगे। असलियत में चाइना की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इसी इलाके के अंदर मौजूद है और 98% पॉपुलेशन अगर यहीं कंसंट्रेटेड है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी चीज़ें यहीं हैं। दूसरा, तिब्बत की जो सबसे नेगेटिव चीज़ है वो उसकी हाइट है। असलियत में तिब्बत जो है वो 4000 से लेकर 6000 मीटर की हाइट तक मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर तिब्बत जो प्लेट्यू है वो 6000 मीटर की हाइट पर मौजूद है तो यहाँ पर असलियत में ऑक्सीजन डेंसिटी की कमी होती है। ऑक्सीजन डेंसिटी जो है यहाँ पर कम होती है। अगर ऑक्सीजन डेंसिटी कम है तो वो कहीं ना कहीं एक इंसान को सांस लेने में की प्रॉब्लम तो होती ही है। साथ में जो एयर फोर्स या एयरक्राफ्ट्स हैं वो जेट इंजन वाले होते हैं और जितने भी जेट इंजन वाले हैं, चाहे वो रैम जेट हो चाहे स्क्रैम जेट हो, उन लोगों को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इस इलाके में ऑक्सीजन नहीं है और दूसरी सिचुएशन इतनी हाइट के ऊपर एयर प्रेशर नहीं है, इतनी हाइट के ऊपर अगर एयर प्रेशर नहीं है और इतनी हाइट के ऊपर ऑक्सीजन डेंसिटी नहीं है तो दोस्तों यहीं से कहीं ना कहीं इंडिया को एक एज मिलना शुरू हो जाता है और दूसरे जो क्षेत्र हैं चाइना के वो पिछड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो दो सेक्शंस इंडिया को ज़्यादा ध्यान से देखने पड़ते हैं और उन दो सेक्शंस के अंदर यहाँ कई जगह पर इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कहीं जगह पर वीक है। अगर आप देखेंगे तो कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके के अंदर यहाँ पर इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एयर डिफेंस जो है वो इंडिया को थोड़ा सा फेवर उतना नहीं करता जितना एयर डिफेंस इंडिया को यहाँ नॉर्थ वाले सेक्टर के अंदर करता है। नॉर्थ वाले सेक्टर के अंदर रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे कि तिब्बत से कोई भी चाइना का प्लेन अलग अलग एयरफील्ड से उड़ता है तो सबसे पहले अगर वो तिब्बत से उड़ता है तो असलियत में उस तिब्बत के अंदर जो तिब्बत से जो जेट फाइटर प्लेन उड़ेगा उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी, एक तो एयर प्रेशर उसको कम मिलेगा। एयर प्रेशर कम मिलने की वजह से यहाँ पर उसको जो स्पीड है वो कम मिलेगी। अब स्पीड कम मिलने की वजह से एक प्लेन फाइटर प्लेन अगर स्पीड कम है तो असलियत में एक फाइटर जेट की सबसे बड़ी उसकी प्लस पॉइंट यही होता है कि उसके पास स्पीड है। यहाँ पर स्पीड अगर कम है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम होने की वजह से असलियत में प्रॉब्लम ये आती है कि उसको जेट प्लेन को वो थ्रस्ट नहीं मिल पाता, वो दबाव या वो ताकत नहीं मिल पाती जिससे वो आगे बढ़ पाए। इसलिए उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर पड़ेगा और एयर प्रेशर और इन दोनों की वजह से स्पीड तो कम पड़ेगी ही, साथ में इस एयर प्रेशर का एक असर और पड़ेगा। और एयर प्रेशर का एक असर वो होता है जो कहता है लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब लोड कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा मिसाइलें, एक एक मिसाइल का जो वज़न है कई बार 50 किलो से लेकर 100 किलो 200 किलो 500 किलो तक कई बार होता है, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर एयर प्रेशर ज़्यादा है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एयर प्रेशर कम है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी हवाई जहाज़ की या फाइटर जेट की उतनी ही कम होगी। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तिब्बत से उड़ने वाला कोई भी फाइटर जेट जो चाइना का होगा वो एक तो लेस स्पीड होगी, यानी उसकी इंडियन एयरक्राफ्ट से इंडियन फाइटर जेट से स्पीड कम होगी, और दूसरी सबसे बड़ी सिचुएशन उसके साथ ये है कि उसके पास लेसर लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी। अब लोड कैरी कर पाएगा यानी कि लेस आर्म्स लेकर आ पाएगा, यानी कम मिसाइलें लेकर आ पाएगा। और अगर वो कम मिसाइलें लेकर आ पाता है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर पड़ेगा, उसकी स्ट्राइकिंग के ऊपर पड़ेगा कि वो कितनी जोर से और कहां पर स्ट्राइक कर पाता है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना के पास एक ऑप्शन बचता है, चाइना के पास यहीं पर एक ऑप्शन बचता है कि वो अपने प्लेन्स को इधर किसी बेस से उड़ाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर वो इधर किसी बेस से उड़ाता है तो नो डाउट यहाँ का जो एरिया है वो 1000 किलोमीटर्स पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक वो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन अगर यहीं के किसी एयर बेस से उड़ाकर वो अपने किसी प्लेन को नॉर्थ इंडिया के या इस तरफ लाकर और इतनी दूरी तक लाकर वो अटैक करने की सोचेगा और दिल्ली या शिमला या किसी भी हमारे देश के किसी भी शहर को
टारगेट करने की सोचेगा, मान लिया लखनऊ को करना चाहता है, पटना को करना चाहता है, कैलकाटा को करना चाहता है, तो ये जो डिस्टेंस यहां पर आप देख रहे हैं या फिर ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं, ये 2000 किलोमीटर्स से लेकर ये अप्रॉक्सीमेट 1500 किलोमीटर्स का है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि भले ही वो इतनी दूरी से आ रहा है लेकिन उसकी एक स्पीड तो होगी, चलो मान लिया ज़्यादा है, कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो मान लिया ज़्यादा है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। और जब तक वो वहाँ से उड़ के हमारे कलकत्ता या कहीं पर भी पहुँचेंगे तब तक ऑब्वियस सी बात है आपकी एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद होगी उसको काउंटर करने के लिए, यानी वो हमारे देश के अंदर या हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता या हमारे शहरों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता। वहीं अगर इंडिया की सिचुएशन को देखा जाए तो इंडिया जो है उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव में आती है कि आपके यहाँ अंबाला एयरबेस हो गया, ग्वालियर एयरबेस हो गया, लखनऊ एयरबेस हो गया, उसी तरीके से और भी दूसरे बहुत सारे एयरबेसेस इंडिया ने एयर स्ट्रिप्स इस तरीके से यहाँ पर बना रखी हैं कि जो लेह लद्दाख वाले हाई एल्टीट्यूड एयरबेस हैं उनको यदि छोड़ दिया जाए तो ये जितने भी एयरबेस हैं ये तिब्बत के इस इलाके के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, यानी ये इस इलाके के तिब्बत के बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते अपनी हाइट अटेन कर लेंगे। लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, लोड इनके पास बहुत काफ़ी अच्छे खासे लेवल पर होगा, तो ये लोग स्ट्राइक भी अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा से ये प्लस पॉइंट मिलता रहा है, यहाँ से आपको हमेशा से यहाँ प्लस पॉइंट मिलता रहा है क्योंकि आप मेनलैंड चाइना, जो मेन रीजन ऑफ चाइना है जहाँ पर सारी सिचुएशन है, वहाँ आप इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा नहीं है और वहाँ कोई अटैक करके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला भी नहीं है। असलियत में सारी की सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो तिब्बत के अंदर है और इंडिया जितना ज़्यादा तिब्बत को डोमिनेट करेगा चाइना उतना ज़्यादा तिलमिलाएगा। तो यहाँ इंडिया के पास एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने और उनको सारी सिचुएशंस को यहाँ कंसंट्रेट करने में इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसी सिचुएशन में जब इंडिया को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो आप ये कहेंगे कि सर इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कम है और चाइना के पास एयरक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पर भी आपको घबराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। असलियत में चाइना एक ऐसा देश है जिसने लगभग सबको उंगली कर रखी है। चाइना की ताइवान से नहीं बन रही, चाइना की साउथ कोरिया से नहीं बन रही, चाइना की जापान से नहीं बन रही, चाइना की फिलीपींस से नहीं बन रही, चाइना की वियतनाम से भी 36 का आंकड़ा है, हांगकांग के अंदर तो वो फंसा ही हुआ है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर उसके पास 1732 नंबर में एयरक्राफ्ट आपके दिखाई दिए हैं तो वो 1732 यहीं थोड़ा ना अपॉइंट कर देगा, वो 1732 एयरक्राफ्ट्स को वेरीफाई करेगा और अलग अलग जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा। अलग अलग जगह पर ऑब्वियस सी बात है उसे चाइना को साउथ कोरिया से भी खतरा है तो जापान से भी खतरा है, ताइवान के साथ भी उसकी प्रॉब्लम है, फिलीपींस के साथ भी प्रॉब्लम है और यूएसए को तो हम जीवन में कभी भूल ही नहीं सकते। चाइना और यूएसए की तो 36 का आंकड़ा आज के दिन चल रहा है। ऐसे में चाइना ये गलती कभी भी नहीं करेगा कि अपनी पूरी की पूरी एयरफोर्स को एक बॉर्डर पर लगा दे और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमला कर दे। ऐसी सिचुएशन में चाइना के पास अपना इतने सारे फैक्टर्स को देखने के बाद इंडिया से काउंटर करने के लिए इंडिया के पास सिर्फ 2 फ्रंट है, या तो पाकिस्तान का या चाइना का। लेकिन चाइना के पास असलियत में कितने फ्रंट्स हैं अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो चाइना के पास असलियत में 7 फ्रंट्स हैं जिन पर इन चाइना को अकेले निपटना है। ऐसी सिचुएशन में अगर चाइना को 7 फ्रंट्स पर निपटना है तो 1732 को आप अगर इक्वली भी डिवाइड करते हैं 7 से तो असलियत में अप्रॉक्सीमेट 300 एयरक्राफ्ट्स ही बच पाते हैं उसके पास, और जो कि इंडिया के कंपैरिजन में बिल्कुल सेम वही नंबर है जो इंडिया के पास है, बल्कि इंडिया यहां पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है अगर सारे फ्रंट्स को मिला लिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यह समझना है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इस टाइम पर इस एरिया में, चाहे वो पाकिस्तान हुआ चाहे वो चाइना हुआ, इन दोनों से बहुत ज़्यादा 21 पड़ती है, भारी पड़ती है। और इवन अगर ये दोनों भी आकर हमला कर देंगे तो भी इंडिया को घबराने की ज़रूरत नहीं है, खतरा इन दोनों को है। इंडिया की एयरफोर्स इतनी ज़्यादा मजबूत है इस मामले में। तो दोस्तों यहाँ आप अगर देखते हैं तो असलियत में भले ही चाइना की आर्मी, जो चाइना की एयरफोर्स है वो भारी दिखाई देती है, लेकिन ज्योग्राफी जो है, जो कि ज्योग्राफी का मतलब वहाँ की
भौगोलिक परिस्थितियां चाइना के पक्ष में नहीं हैं और वो सारी भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं वो कमोबेश भारत के पक्ष में आती हुई नजर आती हैं। और यही एक रीज़न है क्योंकि ये भारत के पक्ष में सारी की सारी परिस्थितियां आती हुई नजर आती हैं, इसलिए क्योंकि ये सारी परिस्थितियां भारत के पक्ष में आती हुई नजर आती हैं, इसीलिए आप लोग समझिए इस चीज़ को कि इंडिया की एयरफोर्स जो है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कामयाब रहेगी और बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।